पश्चिम बंगाल का जो 294 का सीट का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव में मैं भाग लेंगे। लगभग 182 से 192 तक मेरा उम्मीदवार आज ही 4 बजे में मेरा स्टेट का पार्टी ऑफिस ओपन करने के बाद मैं मेरा को उम्मीदवार ऐलान कर दूंगी और वो वैसी साहब भी उनका जो कौन कौन सीट में लड़ेगी वो भी वैसी साहब उनका ऐलान कर देगी। मेरा गठबंधन करके बड़ा भाई मान के उनको सजेस्ट मान के मैं चुनाव में उतरेगी। मेरा कौन कौन है, कौन कौन उम्मीदवार है, कितना सीट में है, उनका कौन कौन सीट में है वो फैसला मैं रात में ले लिया। और रात में जो फैसला हुआ बड़ा भाई को साथ सलाह परामर्श करके तो वही निर्णय रहेगा। लड़ाई के मैदान में मैं एक साथ लेके लड़ूंगी। कम से कम मेरा बड़ा भाई को मैं अपील किया जो पश्चिम बंगाल को जो चुनाव आ रहा है ये दोनों फेज में, इसीलिए बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ। एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक पूरे 20 एक साथ में बड़ा भाई मुझे साथ रहेगी। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से। बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। बाद में कौन कौन डेट में 20 सभा बड़ा भाई मुझे साथ देगी। और उनको जो जो स्टेट लीडर है, बिहार का है, हैदराबाद का है, जितना जितना आएगी वो तो बाद में सब आपको सोचा जाएगी, सब नतीजा मिल जाएगी। तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना चाहते हैं, मैं जो अगले इलेक्शन जो 2 फेज में होने वाला है 23 29 अप्रैल 2026, इनको मेरा गठबंधन करके जोड़ के मेरा भाई जो निर्णय लेंगी, जो निर्देश देंगी वही मान के मैं चलूँगी अगले दिन में। अरे गठबंधन टूटेगा नहीं कभी, ये जितना दिन जिंदगी रहेगी मैं या पॉलिटिक्स में रहेंगे। मेरा भाई को साथ अगले ये जो शुरू किया 2026 में अगले दिन जितना दिन जीऊँगी मेरा पार्टी भी रहेगी, इतना दिन मैं AIM को मेरा गार्जियन मान के, मेरा बड़ा भाई मान के अगले दिन वो पार्लियामेंट इलेक्शन भी एक साथ लेके हूँ। सबाई আপনারা আছেন, সকলকে আমার স্বাগত জানাই, সালাম জানাই, আদাব জানাই, নমস্কার জানাই। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গার্জিয়ান বা আমাদের AIMM দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব ব্যারিস্টার আসাদুল্লাহ ওয়াইসি সাহেব আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে, আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এসছেন। আমি বহুত খুশি, ওনাকে আমার সালাম জানাই, আদাব জানাই আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেকেই আটকানোর চেষ্টা করেছিল ওনাকে, যে যাতে আমার সঙ্গে উনি একসঙ্গে জোট করে বা আমাকে সঙ্গ না দেন। বহু প্রতিকূলতা, বহু বাধা। আমি শুরু থেকেই ওনার উপরে আস্থা রেখেছিলাম, ওনাকে বলেছিলাম, উনি আমাকে বলেছিল যে তুমি কাজ চালাও, আমি আছি তোমার সঙ্গে। যাক, শেষমেশ কোনো প্রতিরোধী বাধা করতে পারেনি, কেউই এটাকে আটকাতে পারেনি। তাই আমার পক্ষ থেকে বড় ভাই
কে আমার আবেদন, আমাদের যে প্রার্থী তালিকা আমি 22 তারিখে অনেকটাই ওপেন করে রেখেছি, বাকি যেটা পেন্ডিং আছে এবং এআইএমএম এর পক্ষ থেকে যত সিটে লড়াই করবে, এখানে বড় ভাই অল ইন্ডিয়া বেসিসে আমার নেতৃত্ব দেবে। আমি পশ্চিম বাংলায় বড় ভাইয়ের সঙ্গে সাজেশন নিয়ে গোটা পশ্চিম বাংলায় আমি নেতৃত্ব দেব। বড় ভাই আমাকে পূর্ণ সমর্থন করবেন, সাপোর্ট দেবেন। কাজেই আজকের এই প্রেস কনফারেন্স আমাদের যৌথ প্রেস কনফারেন্স, এটার জন্যই আপনাদের ডাকা হয়েছিল। আমার পক্ষ থেকে আমি আবার একবার এআইএমএম এর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সহ স্টেটের ইমরান সোলাঙ্কি এবং অবজারভার অ্যাডভোকেট আদিল হোসেন সহ আমাদের দলের স্টেট লিডাররা আছে, ইউথ প্রেসিডেন্ট শোয়েব আহমেদ কবির, আমার জেনারেল সেক্রেটারি ইয়াসের হায়দার, সবাইকে এবং আপনাদের যারা সাংবাদিক বন্ধু সকলকেই আমার পক্ষ থেকে 2026-এ যে নির্বাচন, আপনারা সঠিকভাবে সঠিক তথ্য প্রচার করুন। দেখবেন বাংলার মমতা ব্যানার্জি সরকার পরাস্ত হবে। 4 মে যেদিন কাউন্টিং হবে সেদিন এই সরকারের পতন ঘটবে ইনশাল্লাহ। কাজে আমি আর বেশি কিছু বলছি না, আমার বড় ভাইকে আমি মাইক্রোফোন তুলে দিচ্ছি, উনি ওনার পক্ষ থেকে এই যৌথ যে প্রেস কনফারেন্স সে বিষয়ে ওনার বক্তব্য উনি তুলে ধরবেন। স্যার। हाँ, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती वक्त छोड़ देखिए आ जाएगी, आवाज आ जाएगी, फिक्र ना। आप तमाम का शुक्रिया कि आप सुबह में अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी पार्टी AIMIM वेस्ट बंगाल के इस असेंबली इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1, 2, 3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे और स्ट्रेंथन हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जितना गवर्नमेंट का एम्पिरिकल डेटा है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का क्यों ना हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो या NSSO का डेटा हो, वो ये बताता है कि उन प्रदेशों में जहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी का कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, उनके सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो है बहुत खराब हैं। तो इसका एक ऑर्गेनिक कनेक्शन है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट लीडरशिप से, तो वो हमारी कोशिश होगी। और ये सिर्फ इस चुनाव की हद तक नहीं है, बल्कि ये अलायंस आगे भी जाएगा, हम आगे भी मिलकर काम करेंगे और इस मकसद के तहत एक ऑब्जेक्टिव लेकर हम जनता के दरमियान में जा रहे हैं और हमारे को यकीन है कि इंशाअल्लाह हम अपने इस पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कामयाबी हासिल करेंगे। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 19 माइक हैं और यूट्यूब चैनल्स के भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं, प्रिंट मीडिया के भी होंगे। मेरी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ से 11:20 को निकलना है, तो आपको जितने सवालात करना है एक हमारे दोस्त जर्नलिस्ट पूछने के बाद दूसरों को भी मौका दीजिए। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सवालात का जवाब देने के लिए। और फिर जैसा कि हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब ने कहा कि मैं 1 अप्रैल को भी आ रहा हूँ और वो नॉमिनेशन अपना दाखिल करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से और फिर वहाँ पर भी हम
एक बड़ी जनसभा करेंगे और हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं उनको बी फॉर्म भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देंगे उनको। तो ये हमारी कोशिश है। मैं हुमायूं कबीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे साथ अलायंस किया और हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। आपके कोई सवालात है तो आराम से पूछिए, कोई जल्दी नहीं है। माने मत टाइम लिमिट है, रिपीट मत करिए। एक सवाल करने के बाद दूसरा रिपीट मत करिए। हुमायूं कबीर के साथ आपका जो जोड़ के लिए आपने सम्मति दिया है, इसके पीछे कारण क्या? एक, हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया, उसके बाद उसको सस्पेंड किया गया था। बाबरी को लेकर आपका मत और हुमायूं के साथ गठबंधन। देखिए, अगर आप कुरान को पढ़ेंगे तो कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के घर को वही लोग आबाद रखते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखते हैं और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। तो ये तो हर मुसलमान की ड्यूटी है कि वो मस्जिद को बनाए और बनाने के बाद उसको आबाद रखे, यानी नमाज पढ़े। सबसे बड़ा इशू वेस्ट बंगाल में जो है वो मुस्लिम एम्पावरमेंट का है, मुस्लिम माइनॉरिटी के एम्पावरमेंट का। वो हमारे लिए बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। और दूसरी बात, आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। आप जाकर आप मेरा पास कमेंट्स देख सकते हैं। जब वो जजमेंट आया था, मैंने कहा था कि वो जजमेंट आस्था की बुनियाद पर दिया गया था और उसके बाद ऐसे कई चीजें उठेंगे, खुलेंगे, और वो हो रहा है। तो मेन मुद्दा क्या है कि मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम इस्तेमाल करना है और उसमें हमको कॉन्फिडेंस है उस पूरे प्रोसेस में, और उसको हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, कामयाब होंगे। और लीडरशिप हुमायूं कबीर साहब की लीडरशिप में होगा, बनेगी, ये हमारी कोशिश है। बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनना, वो क्या फिर से एक बार कंट्रोवर्सी पूरे देश में नहीं छेड़ देता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स कैंसल हो गए, उसमें कई मुसलमानों के सर्टिफिकेट कैंसल हो गए। वो इशू नहीं है क्या? दूसरा, आप देख लीजिए कि ममता बनर्जी ने जो यहां पर कास्ट को निकाला ए से बी में और बी से ए में डाला, वो तो पूरे के पूरे मुस्लिम कास्ट थे। फिर यहां पर आप कितना नियरली 30% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है, कितना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में उनका रिप्रेजेंटेशन है? 7% है। कितने बच्चे स्कूल के बाहर हैं? कितने मुस्लिम बच्चियां ग्रेजुएशन मुकम्मल नहीं कर पा रही हैं? आप मालदा मुर्शिदाबाद जाइए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो पैरामीटर्स है उससे बदतरीन अंडरग्राउंड पानी आर्सेनिक है। तो ये इश्यूज का डायरेक्ट कनेक्शन पॉलिटिकल लीडरशिप से है। और फिर इतने सालों से यहां की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में है, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आके दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? तो ये जो है, आपको पलटा के बोला नहीं टीएमसी में इतने मुसलमान है। ये बेनाम की लीडरशिप है, ये नाम की लीडरशिप होगी। एक बात याद रखिए, बाबा साहेब अंबेडकर को भी आप ही की तरह जर्नलिस्ट ने सवाल किया था बाबा साहेब से कि पार्लियामेंट में तो इतना रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट को, आप कौन सी लीडरशिप की बात कर रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा था, हाँ है। जितने लोग जीत कर जाते हैं वो अपना मुंह कब खोलते? जब उनको अंगड़ाई लेने का है। ये फर्क है। वोट डाइवर्जन में क्यों बोलते आप ऐसा?
ना कुछ भी नहीं। हम ये डाइवर्जन होगा, ये बड़ा ही इलिटिस्ट और बड़ा एंटाइटलमेंट की बात है, वोट डाइवर्जन होगा। हम बिलिटिल कर रहे हैं वोटर्स को इस तरह की बात करके। उनको इख्तियार है किसको वोट देंगे नहीं देंगे। एक बात सुनिए, सिर्फ माइनॉरिटीज तो वोट नहीं डालते ना बंगाल में, अपर कास्ट भी डालते हैं। अपर कास्ट नहीं डालते क्या वोट? अपर कास्ट वोट डालते हैं, उन पे क्यों नहीं बात होती? अदर बैकवर्ड कास्ट है वो भी वोट डालते हैं, दलित वोट डालते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी वोट डालते हैं, तो सब मिल के वोट डालते हैं ना। ये अलग बात है कि एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा मुसलमानों का पॉलिटिकली हुआ है, उस एक्सप्लॉइटेशन को हम खत्म करना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। और हम जो है, अब आता हूं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हम कोशिश कर रहे हैं। सर ओवैसी साहब, ये सवाल था आपसे। सर पूछने आपसे ये पूछना था कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बाबरी मस्जिद कितनी अहम मुद्दा हो? देखिए साहब, हर मस्जिद मुसलमान के लिए अजीज होती है, जैसा हर मंदिर हिंदू के लिए अजीज होती है, हर चर्च एक क्रिश्चियन के लिए अजीज होती है, हर गुरुद्वारा एक सिख के लिए अजीज होता है। इशू जमीन पे क्या है? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको खत्म करना है। अब आपको अगर मैं डेटा देना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। खैर, अब आप उसको बोल दिए हैं तो आप बताइए कि ये जो ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल हुए, ड्यू डिलिजेंस क्यों नहीं किया? अगर ड्यू डिलिजेंस से काम करते, मुस्लिम बैकवर्डनेस की रिपोर्ट बनाते आप, मगर आप नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि आप एक्सपोज हो जाते थे। हाईकोर्ट ने क्या कहा कि एक कम्युनिटी आई, 1 घंटे में आपने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया। तो ये बहुत से इश्यूज है, और 27% पॉपुलेशन है, 6% गवर्नमेंट में है। और फिर आप ये भी देख लीजिए, हायर एजुकेशन में तेलंगाना में हाईएस्ट है हायर एजुकेशन में, वहां पर हम पावर में नहीं है, हमारा कोई मिनिस्टर नहीं है। हायर एजुकेशन मुसलमान सबसे ज्यादा है। आप बंगाल में आ जाइए, इट इज 8.4%। बट उसमें फिर आप जाइए रूरल मुस्लिम्स में, और फिर जो लोग सैलरीड एम्प्लॉइज है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है, सबसे ज्यादा मुसलमान है। आपने किया क्या बताइए ना, ये चीज को हम बोल रहे हैं। एक के बाद लेडीज फर्स्ट। बोलिए आप बोलिए मैडम। He is saying that Beam is the agent of BJP party. And who he belongs to which party? कौन सी पार्टी से है वो आदमी? वो टीएमसी नहीं, हम पूरी टीम हम ही है मुसलमानों की, हम टीम एम है। और ममता बनर्जी जब गुजरात जल रहा था, किसके साथ बैठ के ढोकला खा रहे थे? किसके साथ खा रहे थे? बोलो, आप नहीं बोलते आप लोग। जब गुजरात जल रहा था, जेनोसाइड हो रहा था, बिल्किस बानो का रेप हो गया, एक महिला को 10-10 लोगों ने मिलकर रेप किया, और एक महिला मोदी के साथ सपोर्ट कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट को। कैंप्स में हम जाकर काम किए, मैं जाकर काम किया 2002 में, आप तो नहीं थे ना। और आज आप एनआरसी की बात कर, दिल्ली एसआईआर की बात कर रहे हैं। एक वीडियो है, उठाकर देखिए, 2004 और 2009 के दरमियान में मैं अपनी आंखों से ममता बनर्जी को देखा कि वो इतने घुसपैठी आगे उठाकर फाइल डिप्टी स्पीकर एक अकाली दल के थे, उनके टेबल पर फेंका उन्होंने। हमको आप बोल रहे? आपका रिकॉर्ड देख लो, कभी आईने में अपनी तस्वीर देख लो, बड़ी खराब नजर आएगी। एक सवाल था कि तृणमूल कांग्रेस कहते हैं कि आप जैसे कह रहे थे कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए आप लोग काम करेंगे, लेकिन तृणमूल का लगातार ये कहना है कि मुस्लिम
एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत से काम किए, बल्कि आपका पश्चिम बंगाल के राजनीति में सीधे तौर पर एंट्री कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा दिलाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक है। वोट एक बात सुनिए, भाजपा के 3 एमएलए कब जीते थे? 2016 में ना। अब 77 मैं जिताया। हाँ, मैं जिताया। कितने एमपी थे भाजपा के, अब कितने एमपी मैं जिताया। इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया कि नहीं, इतना तो पावरफुल तो नहीं बन गया ना मैं। बीजेपी ग्रो आपके सामने हो रही है। और ये जो आप सवाल करें मैडम, उस एमपी को पूछो, जब नंदीग्राम हुआ था, नंदीग्राम जब हुआ था तो मैं और अब्दुल वहाब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एमपी, दिल्ली से आए थे। और उस वक्त पूरे मुस्लिम एमपीज आना चाह रहे थे, तो सीपीआई लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ने मनमोहन सिंह को बोला कि अब कोई एमपी नहीं आना। मैं, अब्दुल वहाब, दोनों हम लोग आए। एयरपोर्ट पे हमको कौन लेकर गया नंदीग्राम, मालूम आपको? शुभेंदु। वहां पर नंदीग्राम मैं गया। नंदीग्राम जब हम गए, मोटरसाइकिल पर हमको जाना पड़ा। वहां बहुत बड़ी जनसभा हुई। 4 मरतबा मोटरसाइकिल से कूद के हम लोगों को भागना पड़ा, क्योंकि बॉम्ब फेंके लेफ्ट वाले। हम जनसभा अटेंड करें। ममता बनर्जी क्या मेरा और अब्दुल वहाब का शुक्रिया अदा नहीं किए, जब मैं अच्छा दूध का धुला हुआ था? अब कैसे खराब हो गया मैं? ये पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म है, और ये एलिटिस्ट अपर क्लास मेंटालिटी है कि हम राज करेंगे, आप गुलामी करना। वो नहीं होने वाला है। बंगाल में ये जो संगठन है आपकी, जो दोनों गठबंधन है, ये सिर्फ क्या मुसलमानों को इतनी ना। देखिए सुनिए, बिल्कुल है, मगर राइट टू इक्वालिटी का मतलब क्या है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी। संविधान में राइट टू इक्वालिटी तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी की बात होती है। इक्वालिटी अमंग पावरफुल होगा, इक्वालिटी है सबका इक्वालिटी होगा, वो बताओ आप। तो ये किसी समुदाय, किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है। और ये मैं हमारे भाई से एक ही बात पे डिसएग्री करता हूं, वो ये है कि वो बोल रहे कि डिप्टी सीएम होगा। नहीं, हमारा सीएम बनाएंगे इंशाल्लाह। डिप्टी सीएम क्या है? डिप्टी सीएम कोई पावर नहीं है। डिप्टी सीएम इज द 6th फिंगर ऑन द हैंड। लड़ाई सीएम की होगी। नहीं, आप बोलिए। मैं बोलिए। आप कह रहे हैं डेटा दिखाता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ बंगाल में, तभी बीजेपी कहता है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसके ऊपर आपका क्या? देखिए, बीजेपी ने क्या किया कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास में उनके जो चेयरमैन अहीर साहब थे, उन्होंने तो लिख कर दिया कि यहां से जो यहां के मुस्लिम ओबीसी का जो सेंट्रल लिस्ट में है, उनको निकाल दो। ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बताओ मेरे को आप। एनसीबीसी ने लिख कर दिया कि जितने मुस्लिम अदर बैकवर्ड कास्ट जो सेंट्रल लिस्ट में है, उसको निकाल दो। आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। हमारा क्या हाल है? वो उर्दू में एक सेइंग है, फंस गई रजिया गुंडों में। दोनों में फंसे हुए हम दोनों से निकलना चाह रहे। ये बोलते कि हम तुम्हारे को आकर दुआ कर दिए, तुम्हारा काम हो गया। ये हम दोनों भी नहीं चाहते कि हमारा एम्पावरमेंट हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। दोनों भी नहीं चाहते। ये कोई म्यूजिकल चेयर तो नहीं है ना। तो इससे हम निकलना चाह रहे हैं, इस एक्सप्लॉयटेशन से, इस ऑपरेशन से निकलना चाह रहे हैं हम लोग। बोलो मैडम। नहीं, आप पूछ लिए, मैडम पूछ लेते। नहीं, आई कम वेयर मैं जा नहीं रहा हूं ना। 6 Yeah, you have to get it right. Yeah. How many seats are you looking at now since nomination dates are? Yes, you came late. I had said that 1 or 2 seats के थोड़ा बातचीत है। नहीं, ठहर तो जाओ मैडम, सुन तो लो मेरे को। इतना मैं कहाँ जा रहा हूँ? 1-2 सीट के ऊपर है, ज्यादा हम सीट नहीं लड़ेंगे। ये हमारे बड़े पार्टनर है, हम पूरा इनका साथ दे रहे हैं। 1-2 सीट का है, आपको हम कल सुबह तक बता देंगे, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, अभी अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ यार? आराम से बैठा हो ना, मुल्ला जी यहाँ बैठे, आराम से बात करो। आप बोलो। हाँ, बोलो क्या है? आप कभी अब्बास सिद्दीकी के साथ, कभी हुमायूं कबीर के साथ बात कर रहे हैं, अपना कार्यकर्ता के साथ
क्यों नहीं बात करते? उन्होंने कहा कि बंगाल का प्रेसिडेंट भी उर्दू जबान वाला। देखिए, वो आप आईएसएफ की बात कर रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाह रहा हूं, उनको तकलीफ हो जाएंगी, तो रहने दो वहां पर। पहले क्या हुआ था, 5 साल पहले जितने हमारे पोस्ट होल्डर्स थे उन सबको टीएमसी ने डरा के इंड्यूस करके भगा लिए। तो हम लोग एक स्ट्रैटेजी अपनाए कि हम जमीन पे काम करते रहेंगे, किसी पे कोई नहीं होगा, हम जमीन पे काम करते रहे, क्योंकि जिसको हम बोल रहे ये है वो गैब, या तो उसको डराते या फिर कुछ करते। तो हमने एक स्ट्रैटेजी डेलिबरेटली, एक एम्बिगुअस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हम लोग अपनाए ताकि टीएमसी को हम ऐसा कुछ ना कर सके। टीएमसी की तरफ से बड़ा आरोप ये लग रहा है, कह रहे हैं कि आपने जो है फंडिंग बीजेपी की तरफ से ली और कम्युनल पार्टी होने का आरोप लग रहा है कि आप कम्युनल पार्टी में और बंगाल में जो स्थिति है उसको बिगाड़। ऐसा है, मैं अभिषेक बनर्जी को 90% देने तैयार हूं, 5% मैं रखता हूं, 5% में भाई को दे देता हूं। मेरे को बताओ फंडिंग है तो अभिषेक बनर्जी को और दे देता हूं 90% में, 5% मैं रखता हूं, 5% ये रख लेते, बात जो बोलो दे देता हूं, मैं 90% तुमको देता हूं, चलो तुम तो वैसे ही बस नहीं हो रहा, उनको दे देता हूं मैं, और क्या करूं। फंडिंग हो रही है, फंडिंग कहां फंडिंग हो रही है? अरे भाई तुम सरकार में आप है, आपने फंडिंग नहीं क्यों नहीं की? ये जो मैं आपको बहुत सा डेटा है उसके बारे में आप बात क्यों नहीं करते? आप बात ही नहीं करते उसके बारे में। पार्लियामेंट में रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप, यूएपीए का बिल आया, क्या इनका ओपिनियन था, क्या ये लोग किए। तो ये बहुत सी चीजें हैं। टीएमसी ने जो वजह है वो एंटी इनकम्बेंसी जो था वो एक ही मुद्दे पर लग रहा है कि वो एफआईआर है, और एफआईआर में ये अंडर एजुकेशन जो केसेस है वो ज्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी से ही है। तो आपका स्टैंड क्या होगा? आप क्या इसके बारे में लड़ाई करेंगे ग्राउंड में? जो सुप्रीम कोर्ट में बिहार में हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर उल इमान खुद पिटिशनर है। मैं जब इलेक्शन कमीशन से जाकर मिला था तो मैं ओपनली ये बोला कि एसआईआर को आप सिटीजनशिप से नहीं जोड़ सकते, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है एनपीआर एनआरसी के रूल्स के तहत। हम तो एसआईआर को अपोज किए, अपोज है, हमारा केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर ये अंडर एजुडिकेशन जो है, स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या होता भैया? आप डॉक्यूमेंट्स देते, उनका हेल्प करते, आपको खाली वोट होना, बस आपको वोट से मतलब है। Alliance with Humayun Kabir only to consolidate Muslim vote. Alliance with Humayun Kabir to stop exploitation of backward castes, to empower the weakest and to get a rightful share in the politics. That is what we are aiming for. किन जिलों पर आपका फोकस रहेगा पश्चिम बंगाल? जो हमारी दूसरा सवाल में सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में शौकत अली के बयान से जो राजनीति गरमाई है उस पर नहीं, वो तो राजनीति गर्म ही रहना चाहिए, तभी तो आप और हम लोग काम कर सकेंगे, वरना आप भी काम नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। अब बंगाल की बात कर रहे हैं, जितने सीट्स पर हम लड़ेंगे आपको कल तक लिस्ट दे देंगे, हम लोग बता देंगे, आपको बताएंगे। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को आई, आपको तक कितना बड़ा लॉस होगा या कुछ फायदा आपको नजर आता है इसमें? देखिए, आप एक बात समझिए कि मई में सुप्रीम कोर्ट फाइनल हियरिंग सुनेगा CAA का, वो सुप्रीम कोर्ट को ही मालूम, और उसमें भी पिटिशनर मैं हूं, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। अगर किसी का नाम एसआईआर में नहीं आया तो उसके बाद क्या होगा बताइए। और CAA एक्ट तो रिलीजन बेस्ड है। और कुछ सर, आपकी पार्टी किन सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त नजर आती है? मैडम, आप कोई भी पॉलिटिशियन से पूछ लो, बोले हम सब जीत रहे हैं। तो नहीं, हाँ, मैं आपको रियलिस्टिकली जवाब देता हूं, हम भी जानते हैं हमारी स्ट्रेंथ को, और जाहिर है हम उस पर पूरी मेहनत करके ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश। नहीं, आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, ना मैं कोई ज्योतिषी हूं, ना मेरे पास वो नॉलेज ऑफ अनसीन है। कोशिश करना मेरे हाथ में, हम हमारे भाई के साथ कोशिश करें। नहीं, जो नहीं पूछे
हाँ भवानीपुर सीट के लिए क्या? ममता बनर्जी भवानीपुर अब उसके बारे में आपको कल तक मालूम हो जाएगा। अच्छा, पिछली बार कई जगह आपको रोक दिया गया था जब 2021 में आप आए थे, कई जगह आप रैली नहीं कर पाए थे, इस बार भी ऐसी आशंका है क्या? नहीं, कोशिश करने दीजिए ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम देखिए, एक बात याद रखिए, आप मुझे रोक सकते मगर हमेशा के लिए नहीं रोक सकते मेरे को आप। मैं जब तक जिंदा हूं और अल्लाह के फजल से जिंदा रहूंगा, मैं अपनी कोशिश करता रहूंगा। तो मैं भी पॉलिटिक्स में जो है ऐसा कोई गार्डन में चल के नहीं आया, मैं बहुत तकालीफ उठाकर चल के आया हूं, ये भी ऐसा है। अपनी कोशिश करेंगे सब। नो, who have not, मैडम, इंशाल्लाह नहीं खलास में। And you said 2021 was the issues of the minorities has not been developed, and the same issues is there the minorities development has not been. So how will you take it forward to the people? Because since last 5 years there was no alliance parties of yours working on the ground. No. See, our party has been working on the ground, and we have a traction on the ground, and inshallah we hope to get the full support and the confidence of the people who will come out and vote for our candidates, and that will ensure our victory. सर, इस गठबंधन का एजेंडा क्या है? मोटिव क्या है? लोग ये जानना चाहते हैं क्या? अरे जब से पूरा बोल दिया आपको, फिर आप वो एजेंडा बोल रहे आप। Don't repeat questions by using a different vocabulary. I have said what. मस्जिद को लेके प्रॉब्लम नहीं है सर, बाबरी नाम के साथ Because they require an alternate political leadership. They are getting suffocated in this present political environment. They don't have a clear, strong option, which we are going to present. सर आप जो नहीं पूछे उनको पूछने दीजिए। हो गया? नहीं, सब इम्पोर्टेंट है भाई, मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, आप भी इम्पोर्टेंट है। जब से हुमायूं साहब ने मस्जिद का ऐलान, अरे भाई साहब सर मेरी बात सुनिए, एक को लेके प्रॉब्लम नहीं है, नाम को लेके प्रॉब्लम है। जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है, कह रहे हैं मस्जिद बढ़ाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, और उसका नाम कुछ अलग रखो। बाबरी कोई देखिए, आप एक कानून बना दो, नाम मत रखो, ये नाम रखो, लॉ बना दो ना। अब आप मेरे को खाना हम क्या खाएंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, क्या हम करेंगे, क्या बोलेंगे, अब क्या